सो हेलो एवरीवन। आज देखने वाले हैं एसएससी जीएल 9 सितंबर 2024 शिफ्ट 1। क्वेश्चंस देखेंगे, उनके सॉल्यूशंस देखेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सिंपल कार्बन कॉपी। इफ़ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे आर ऑफ सेम एग्जैक्ट साइज एंड शेप। ठीक है। सो अगर दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे, सभी साइड्स भी इक्वल होंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने का चार तरीका होता है हमारे पास। ठीक है। क्या क्या क्या? ट्रिपल एस यानी कि साइड साइड साइड, एस एस, ए एस ए, और चौथा होता है आर एच एस। ट्रिपल एस मतलब होता है साइड साइड साइड, मतलब तीनों साइड अगर बराबर हो जाए दो ट्राइंगल्स के तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। एस एस मतलब साइड एंगल साइड, मतलब एक साइड और उसके दोनों तरफ के एंगल्स अगर बराबर हो जाए तो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। ठीक है। तीसरा है एंगल साइड एंगल, ए एस ए। इसका मतलब होता है कि अगर दो एंगल्स और उनके बीच का एक साइड, ठीक है, अगर ये इक्वल हो जाए तो हम ट्राइंगल्स को ए एस ए से कंग्रुएंसी कर सकते हैं। और तीसरा होता है आर एच एस यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। ये एप्लीकेबल होता है राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए। तो अगर एक राइट एंगल है तो उसमें अगर एक साइड और हाइपोटेनस दोनों इक्वल हो जाए तो राइट एंगल ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। एक और क्राइटेरिया होता है ट्रिपल ए यानी कि एंगल एंगल एंगल। अगर दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल हो जाए तो वो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे बट कोई जरूरी नहीं कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है। जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं वो सिमिलर तो होते ही हैं, बट जितने भी सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है। चलो अब ऑप्शंस देखते हैं। दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या क्या है? टू इक्वल साइड, सेम पेरीमीटर, सेम एरिया, सेम बेस, वन साइड वन एंगल। सिर्फ एक साइड और एक एंगल की बात हो रही है, इससे तो नहीं होगा। सेम बेस सेम हाइट। तो इसमें फर्स्ट वाला ही ऑब्वियस है, टू साइड्स इक्वल है और पेरीमीटर इक्वल है, विच मीन्स ऑटोमेटिकली थर्ड साइड भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि पेरीमीटर इक्वल है। पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी होता है, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसको भी इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है। तो दिस सिंपल फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100 बॉयज एंड गर्ल्स इन एग्जामिनेशन आर 75 एंड 80 रेस्पेक्टिवली। ठीक है। अगर क्लास का एवरेज 78 है तो फाइंड द रेशियो। ये क्वेश्चन है सिंपल एप्लीकेशन एलिगेशन का। तो पहले एक बार इसको एलिगेशन सॉल्व कर लेते हैं, फिर एलिगेशन के बारे में कुछ बेसिक्स जो सबको पता होना चाहिए, सबको जानना चाहिए, देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बॉयज़ का कितना एवरेज है 75, गर्ल्स का कितना है 80। ठीक है। और इनके मिक्सचर का एवरेज यानी कि पूरे क्लास का एवरेज 78 है। यहाँ रख के एलिगेशन लगा देंगे। 3 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, यही रेशियो होगा बॉयज़ और गर्ल्स का। तो ये हो गया सिंपल एलिगेशन का एप्लीकेशन। अब एलिगेशन के बारे में आपको जानना क्या चाहिए, कुछ कुछ चीज़ जाननी चाहिए। देखो एलिगेशन में आप ऊपर में यहाँ पर जो लिखते हो, यहाँ जो भी टर्म लिखते हो, अभी आपने क्या लिखा, एवरेज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स लिखा। तो यहाँ जो भी टर्म लिखोगे उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको ए बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे एवरेज लिखा तो एवरेज क्या होता है, टोटल मार्क्स बाई नंबर ऑफ बॉयज़ या गर्ल्स। ठीक है। तो नीचे में नंबर होता है, तो यहाँ पे जो भी क्वांटिटी होगी उसको हमेशा ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसमें जो नीचे में क्वांटिटी होती है बी डिनोमिनेटर, एलिगेशन लगाने के बाद जो नीचे में रेशियो आता है, ये रेशियो जो आता है एलिगेशन लगाने के बाद आपको जो ये रेशियो मिला वो रेशियो इस बी का मिला है, हमेशा ध्यान रखना। तो अगर आपको समझ में नहीं आया कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी पे एलिगेशन लगाएंगे तो मुझे किस चीज़ का रेशियो मिलेगा, तो ध्यान रखना ऊपर वाली क्वांटिटी हमेशा ए बाई बी के फॉर्म में होती है, उसमें जो डिनोमिनेटर होता है बी उसका रेशियो यहाँ मिलता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या था, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो मिल रखा है। पहला बात तो एलिगेशन के बारे में ये जानना जरूरी है। सेकंड चीज़ जो एलिगेशन के बारे में जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि एलिगेशन वर्क कैसे करता है। देखो एलिगेशन कुछ नहीं है, एलिगेशन एक थोड़ा एडवांस मेथड है वेटेड मीन लगाने का। देखो अगर आपको बोल दिया जाए, फॉर एग्जांपल यही वाला एग्जांपल ले लो, देखो 75 और 80। ठीक है। और लेट्स से इस बार आपसे पूछ लिया गया कि 75 और 80, लेट्स से ये बॉयज़ है ये गर्ल्स है, बॉयज़ का एवरेज 75 का है, गर्ल्स का एवरेज 80 का है, और नम बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 2:3 है, ये इस बार दे दिया गया। ठीक है। तो तुमसे पूछा गया कि भाई बता दो क्लास का पूरा एवरेज कितना होगा, ये जो कि 78 होने वाला है, अभी हम जानते हैं क्वेश्चन से। तो इसको कैसे निकालते हैं? इसको निकालने का तरीका है एक वेटेड मीन का। वेटेड मीन मतलब कुछ नहीं, 75 इंटू 2 करोगे, 75 इंटू 2 प्लस 80 इंटू 3
डिवाइडेड बाई 2 + 3, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे ये 78 ही आना चाहिए, ठीक है। कितना आएगा 150 + 240/5, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन ईजी करने के लिए दुगना कर दो, 300 + 480/10, ठीक है। 30 + 48 78, ठीक है। तो 78 ही आएगा। बट अगर आप एलिगेशन का नेचर समझ लोगे तो ये निकालना ईजी हो जाएगा डिफरेंस से। देखो कैसे, एक और एग्जांपल देखो पहले। लेट्स से 10 और 16 इसको मिलाकर 12 बनाया गया, ठीक है। तो इसको किस रेशियो में मिलाया गया? अगर आपसे पूछा गया कि किस रेशियो में मिलाया जाए 10 और 16 को 12 बन जाए, तो आप एलिगेशन लगाओगे, यहाँ पे लिखोगे 2 और यहाँ पे लिखोगे 4, ठीक है। ये रेशियो आ गया 4:2। बट आंसर आप ये नहीं दोगे क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आप दोगे 2:1 में। आप बोलोगे कि 10 और 16 को 2:1 मिलाएंगे तो 12 बन जाएगा, ठीक है। अब इस एग्जांपल से एक सीखने वाली खास बात यह है, देखो ये जो क्वांटिटी होती है, ये दोनों क्वांटिटी, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है कितना है यहाँ पे 6, ठीक है। वो हमेशा ये जो पहला वाला लाइन आएगा ना, ये लाइन विदाउट सिंप्लीफाइड जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन का अभी कुछ नाम दे दो, इसको बोलते हैं ओडी, ओरिजिनल डिफरेंस, ठीक है। ये फर्स्ट वाले लाइन के सम के इक्वल होगा हमेशा, जितना बार एलिगेशन लाओगे वो ऐसा होगा ही। देखो इसका डिफरेंस 6, इसका सम 6। बट अभी क्या हो गया, आपने इसको सिंप्लीफाई किया, 2 से डिवाइड किया और आंसर 2:1 दिया, तो इसका सम कितना आ रहा है 3 का, ठीक है। अगर आप ये बात समझ गए तो अभी देखो, अगर आपसे पूछा गया कि भाई 10 16 2:1 में अगर मिला दें तो यहाँ क्या बनेगा, तो देखो सिंपल सा बात है। आप बताओगे कि भाई देखो यहाँ पे डिफरेंस 6 का है, तो ये तो सिंप्लीफाइड रेशियो है, इसके ऊपर एक लाइन आया होगा जिसको सिंप्लीफाई करके मैंने ये लिखा है, उस लाइन में जो सम बना होगा वो 6 का बना होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या सम बन रहा है 2 + 1 3 का बन रहा है, मतलब सब कुछ दोगुना हो गया यहाँ से 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये भी 2 टाइम्स हुआ होगा, तो यहाँ पे एक्चुअली में 4 आया होगा और यहाँ पे एक्चुअली में 2 आया होगा, ठीक है। अब जब तुम्हें ओरिजिनल डिफरेंस पता चल गया तो 10 में 2 जोड़ दो या फिर 16 में से 4 घटा दो, बीच में 12 आएगा, ठीक है। अब 10 में 2 जोड़ना क्यों है, क्योंकि देखो अगर आप, लॉजिकल सी बात है, अगर आप 10 और 16 को मिलाओगे तो दोनों के बीच का कुछ बनेगा, 10 से कम नहीं बन सकता है, 16 से ज़्यादा नहीं बन सकता है। तो अगर 10 में कोई ऑपरेशन करना है तो 10 में जोड़ना पड़ेगा 2, तो 12 आएगा। अगर 16 में कोई ऑपरेशन करना है तो 16 से 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 12 आएगा, ठीक है। तो जिसको ये बात समझ आ गया कि ओरिजिनल डिफरेंस और एक्चुअल रेशियो कैसे काम करता है, उसको अब वापस एलिगेशन का रिवर्स कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि अभी फिर से अगर सेम क्वेश्चन आ जाए 75 और 80, यहाँ पे क्या होगा अगर इसको 2:3 में मिला दें, तो अब एलिगेशन का ओरिजिनल डिफरेंस से सिर्फ कर दो। देखो यहाँ पे ओरिजिनल डिफरेंस कितने का है 5 का, यहाँ पे सम कितने का है 5 का, मैच कर गया, इसका मतलब दिस इज नथिंग बट द ओरिजिनल डिफरेंस, यही ओरिजिनल डिफरेंस है, ठीक है। तो बात खत्म। जो छोटा वाला है 75, उसमें 3 जोड़ दो 78, यहाँ पे आ गया, बात खत्म, ठीक है। तो एलिगेशन में सिर्फ एक ये कॉन्सेप्ट और दूसरी बात ये कि A/B के फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा B का रेशियो आता है। ये दो बातें अगर आपको पता है तो मोस्टली एलिगेशन हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सम ऑफ साइड्स ऑफ 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल 16 दे रखा है, थर्ड साइड पूछ रखा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स बराबर होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स बराबर होंगे, तीनों एंगल्स बराबर होंगे और उनकी वैल्यू होगी 60 डिग्री ईच। इसके अलावा थोड़ा सा मेंसुरेशन का भी, इसका जो हाइट होगा एल्टीट्यूड, ठीक है, h ये होगा √3/2, सॉरी √3/2 इंटू ए, और इसका जो एरिया होगा √3/4 इंटू A²। पहले तो मतलब बेसिक्स में सिर्फ इतना ही है, इतना पता होना चाहिए। तो सम ऑफ 2 साइड्स दे रखा है 16, यानी कि 2a की वैल्यू 16 है, a की वैल्यू 8 है, थर्ड साइड पूछ रखा है 8, ठीक है। चलो फॉलोइंग टेबल शोज द कैंडिडेट अपीयर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट बता रखा है, टोटल अप्लाइड बता रखा है, ठीक है। इन विच ईयर वाज द नंबर ऑफ एब्सेंटीज सेकंड हाईएस्ट पूछ रखा है, ठीक है। ये तो सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो डेटा में 5 साल दे रखा है और ऑप्शंस में 4 ही ऑप्शन है, इसका मतलब 2016 तो नहीं हो सकता, तो ये कैलकुलेट सबसे पहले नहीं करेंगे, इसको देखेंगे ही नहीं, ठीक है। अभी एब्सेंट बाकी तो करना ही पड़ेगा,
आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 20 और यहाँ पे है 5, तो यहाँ टोटल 30 एब्सेंटीज़ है। यहाँ है 4, यहाँ है 20 और यहाँ है 10। ठीक है, तो यहाँ टोटल 34 एब्सेंटीज़ हैं। यहाँ पे हैं 69, 79, 11, यहाँ पे 12 और यहाँ पे हैं 8, तो यहाँ पे है 31। ठीक है, और यहाँ पे 11, 14, 5, तो 30। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पूछ रखा है, सेकंड हाईएस्ट, तो हाईएस्ट ये है, सेकंड हाईएस्ट ये है 2019। ठीक है, इसमें तो और कुछ नहीं है समझने वाली ज़रूरत। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ k सो दैट द नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 6। ठीक है, 6 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, जो 6 से डिविजिबल होगा वो 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। ठीक है, तो 2 से डिविजिबल होने के लिए k को इवन नंबर होना पड़ेगा, तो जितने भी ऑड ऑप्शन होंगे वो नहीं हो सकते हैं, वैसे तो सारे ही इवन ऑप्शन हैं। 3 का चेक करना पड़ेगा। 3 के लिए डिजिटल सम लगाओ, ये ख़त्म, 2 1 3, 9 ख़त्म और ये 7 2 9 ख़त्म, तो डिजिटल सम बचा 4 + k को 3 से डिविजिबल करने के लिए k की वैल्यू 2। ठीक है, डन। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। डिविजिबिलिटी 11, 5 और 9, ये तीनों पता होना चाहिए। ठीक है, 9 का डिजिटल सम, 5 का एंड में 5 और 0 और 11 का ऑल्टरनेट पेयर बना के उनका डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, मार्क्स दे रखा है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स दे रखा है, मतलब ये जो है वो परसेंट है और ये फुल मार्क्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है, मतलब एग्ज़ाम में इसको स्किप कर देना चाहिए या फिर लास्ट में करना चाहिए, बट लास्ट में करना चाहिए। अभी तो हम लोग करेंगे। क्या बोल रखा है, इफ़ समवन सिक्योर्ड ऑल द हाईएस्ट स्कोर्स स्टूडेंट 6 सब्जेक्ट्स और obtained by some students, what would be the exact overall percentage if someone scored highest score that have been obtained by some students, someone, okay। तो इसका कहना है कि भाई कोई एक और बंदा है जिसको हर सब्जेक्ट का जितना हाईएस्ट मार्क्स स्कोर हो रखा है उतना ही मिला उस बंदे को भी। ठीक है, तो मैथ्स में हाईएस्ट कितना है 100%, केमिस्ट्री में हाईएस्ट कितना है 80%, सही है। फिजिक्स में हाईएस्ट कितना है 90%, ज्योग्राफी में हाईएस्ट कितना है 95%। ठीक है, और हिस्ट्री में हाईएस्ट कितना है 90% और कंप्यूटर का हाईएस्ट है 90%। ठीक है, तो उसको जिसको ये मार्क्स आया है उस बंदे को परसेंट कितना एग्जैक्टली आया होगा, यही पूछ रखा है शायद, ऑप्शंस भी दे रखा है। तो उसके जो ये मार्क्स हैं वो परसेंट के ही मार्क्स हैं, तो क्या इन पर डेविएशन लगा सकते हैं, क्या इन पर डेविएशन लगा सकते हैं, ये सारे परसेंटेज के मार्क्स हैं। ओके, बट फुल मार्क्स सेम नहीं है तो डिवीजन में देखो, यहाँ पे एक समझने वाला बात है, अगर ये जो फुल मार्क्स है ना, हर सब्जेक्ट का फुल मार्क्स है, अगर वो सेम होता और ये परसेंटेज दिया होता तो ओवरऑल परसेंट निकालने के लिए हम सिंपली डिविएशन लगा के एवरेज निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल के लिए देखो 100, 80, 90, 95, 90, 90, इसका डेविएशन अगर लगा दें, एवरेज मान लें हम 90। ठीक है, तो 10 का डेविएशन, -10 का डेविएशन, 0 का डेविएशन, +5 का डेविएशन, 0 का डेविएशन, 0 का डेविएशन। ठीक है, तो 10 - 10 0 हो गया, तो बेसिकली +5 आया और टोटल कितना सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट है, तो 95/6 ये एवरेज हो जाता। ठीक है, ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में दे भी रखा है, बट ये तब होता जब सभी के मार्क्स
सेम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी के मार्क्स सेम नहीं है, तो ये क्वेश्चन और भी कैलकुलेटिव बन गया है। अभी एवरेज क्यों नहीं लगा सकते हैं, एक बार वो समझ लो। लेट्स से किसी का 2 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, ए और बी। ठीक है, ए वाला जो एग्ज़ाम है वो 5 मार्क्स का है, और बी का जो एग्ज़ाम है वो 50 मार्क्स का है। ठीक है, ए में उसको 100% आ गया, यानी कि 5 मार्क्स आ गया। ठीक है, और बी में उसको 0% आया। ठीक है, यानी कि 0 आया। ठीक है, तो अगर हम इस पर एवरेज लगा देंगे तो 100 और 0 का एवरेज 50 आ जाएगा, 50% आ जाएगा। ठीक है, बट क्या उसको 55 का 50% मार्क्स आया है? नहीं, उसको 55 में सिर्फ 5 मार्क्स आया है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फुल मार्क्स सेम नहीं है, इसलिए हम उस पर एवरेज नहीं लगा सकते। तो फिर आपको पूरा मार्क्स निकालना पड़ेगा, तो निकालो। 150 का 100% यानी कि 150, 130 का 80% यानी कि 10% 13, और 13 × 8 कितना होता है, जो भी होता है यार। ठीक है, प्लस 120 का 90%, 108, प्लस 100 का 95%, 95, प्लस 40 का 90% यानी कि 36। ये कितना, ये हो जाएगा 150 प्लस ये हो जाएगा 80 प्लस 24 प्लस 108 प्लस 95 प्लस 36। ठीक है, तो 150 और 80, 230, 250, यहाँ पे एक और 100 आ गया, 350, 450 में से 5 कम, 445, उसमें और 30 जोड़ दो, 475। ठीक है, और 6 और 4 10, 485, और क्या बच गया, सिर्फ ये 8 बच गया। तो 485 और 8 यानी कि 493। ठीक है, उसको इतना टोटल मार्क्स आ रखा है। ठीक है, अब आउट ऑफ कितना आ रखा है, आउट ऑफ है 100, यहाँ पे देखो 60 और 40, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, और ये हो गया 80 और 20, 600। ठीक है, आउट ऑफ 600 उसको आ रखा है, इंटू 100 करोगे, परसेंटेज निकल जाएगा 493/6। ठीक है, तो ये कितना होता है, छः से 8 बार में 48। 8 का तो कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ रॉन्ग हो रहा है। सम सही है ना, 493, 150, और टोटल 600 ही है। ओके, 1 2 3 4, एक और सब्जेक्ट का मार्क्स मिसिंग है, हिस्ट्री का। 60 का 90%, 54। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा, इसमें 54 जुटेगा तो 4 जुटेगा तो 7, और 547/600 ये बनेगा। ठीक है, इंटू 100, तो ये कट जाएगा। अभी 6 से 9 बार में 54। ठीक है, और 7/6, 1 6, हाँ 91, 1/6। ठीक है, तो अगर ये टोटल मार्क्स सेम होता तो ये क्वेश्चन इजी होता, बट टोटल मार्क्स डिफरेंट है, इसलिए पूरा क्वेश्चन कैलकुलेट करना पड़ा। और वैसे भी अभी मेरा कैलकुलेशन स्पीड बहुत ख़राब है। जो रेगुलर सीरीज एस्पिरेंट्स हैं उनका कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होना चाहिए, बेसिकली उनको 13 × 8 पता होना चाहिए, मेरे को 13 × 8 नहीं पता था। सो ये है। चलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 30, 40, 45, 55। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। देखो, ट्रिगोनोमेट्री का बिल्कुल अगर सिर्फ बेसिक्स पता होगा ना, उससे भी 50% ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं, आ जाते हैं जो एग्जाम में आते हैं। ट्रिगोनोमेट्री को जितना चाहे उतना कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, बट थोड़ा बेसिक्स पढ़ोगे तो 50% ऑफ क्वेश्चन बनेगा। क्या क्या पता होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री में? सबसे पहले तो सिंपल टी रेशियो का वैल्यू, साइन कॉस टैन का वैल्यू, 0, 30, 45, 60 और 90 पता होना चाहिए। ठीक है, कितना होता है, साइन 0 0 होता है,
साइन 30 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है। ठीक है, कॉस इसका उल्टा होता है, 1 से शुरू करो और √3/2 सिमिलरली ऐसे करके 0 तक। ठीक है, और दिस बाई दिस करोगे 10 आता है। बेसिकली आपको साइन कॉस टेन का वैल्यू पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और इसका उल्टा भी होता है, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, सिमिलरली टैन और कॉट, टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा होता है। तो टैन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और सिमिलरली सेक और कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एंगल्स पता हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री पता हो गया, और तीन आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये तीन आइडेंटिटीज़, ये तीन कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज़, और रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स मतलब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। अगर सिर्फ इतना भी पता है तो 50% ऑफ क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से स्कोप में आता है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, साइन स्क्वायर 30 पता है, साइन 30 1/2, तो साइन स्क्वायर 1/4। ठीक है, अभी आता है साइन स्क्वायर 40 45 55 35 45 50 60, साइन स्क्वायर 60 पता है, इसको भी लिख लो, प्लस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 √3/2, तो उसका स्क्वायर 3/4, ये भी लिख लो। अब देखो, साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 50, इसमें से अगर एक को चेंज करें, साइन स्क्वायर 50 को कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करें, तो कॉस स्क्वायर 50 माइनस सॉरी 90 माइनस 15 तो लिखेंगे। ठीक है, या फिर कॉस स्क्वायर 40 लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, यानी कि एंगल्स का सम 90 डिग्री है, तो 1 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइंस कॉस स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 41, और दोनों के आगे माइनस का साइन है, तो -1, इन दोनों के लिए एक -1। सिमिलरली 55 और 35, ठीक है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, इनका भी सम 90 होता है, तो इनके लिए एक -1। ठीक है, और 45 और 45 भी कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, या फिर उनको पता भी होना चाहिए 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, जैसे करना है कर लो। तो 1/2 + 1/2, इनके लिए एक 1 आएगा। ठीक है, तो एक -1 से एक +1 गया, इसको 4/4 लिख लो, 4 एलसीएम ले लो, 1 + 3 - 4, यानी कि ऊपर 0 आ गया। ठीक है, तो इस पूरे का सोल्यूशन 0। ठीक है, सेम क्वेश्चन देखना भी नहीं है, दोनों कॉस दे रखा है, एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों क्वेश्चन सेम शिफ्ट में आ रखा है। देखो, एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉस दे रखा है, इसको साइन में कॉम्प्लीमेंट करेंगे, साइन में चेंज करके दोनों का सम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, बात खत्म। आर्टिकल इज मार्क्ड 550, सोल्ड एट डिस्काउंट 40%, सेलिंग प्राइस बिकम्स 10% मोर, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। इसमें सिर्फ आपको परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज लिखना आना चाहिए। देखो, 550 का आर्टिकल है, ठीक है, 40% डिस्काउंट पे बेच दिया, यानी कि 60% पे बेच दिया। ठीक है, यानी कि 6/10। सेलिंग प्राइस 10% मोर देन कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 110% है, तो 11 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो पूरा लिख दिया ना, ये पूरा टर्म, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस ही तो है, बस ख़त्म, ये ख़त्म, 11 से 50 300 ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर 3 स्टूडेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम मार्क्स आर गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, ज्योग्राफी, बॉटनी, हिस्ट्री। ठीक है, इफ इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम मिनिमम आर नीडेड इन हिस्ट्री, हाउ मेनी पास द एग्जाम, हिस्ट्री। ओके, सिर्फ हिस्ट्री की बात कर रहा है, सिर्फ हिस्ट्री की बात कर रहा है, पूछ रहा है कि मिनिमम 105 नंबर चाहिए, तो कितने लोगों ने एग्ज़ाम पास किया। ठीक है, तो देखो, रादर दैन राम को कितना आया, मोहन कितना आया, ये निकालने से, उसका मार्क्स निकालने से बेटर है आप निकाल लो कि हिस्ट्री में पास होने के लिए कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, क्योंकि यहाँ परसेंट दिख रहा है, देख के बता देंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री में पास होने के लिए कितना चाहिए, 105 मार्क्स चाहिए, कितने में, 175 मार्क्स में चाहिए, ये कितना परसेंट होता है निकाल लो। ठीक है,
ये 60% होता है, ठीक है। इसका मतलब हिस्ट्री में पास होने के लिए 60% मार्क्स चाहिए। ये दोनों को तो नहीं आया, इसको आया, मतलब एक बंदा पास हुआ है, ठीक है। फिल पाइप P 21 टाइम फास्टर देन फिल पाइप Q फिल द सिस्टर्न, ठीक है। पाइप सिस्टर्न का टाइम एंड वर्क एकदम बिल्कुल सिंपल हलवा क्वेश्चन पूछ रखा है, सीधे एफिशिएंसी दे रखा है, P है Q है। भाई P इज 21 टाइम्स फास्टर देन Q, तो Q की एफिशिएंसी 1 मान लो, P की एफिशिएंसी 21 हो जाएगी। उसके बाद बोल रहा है कि Q जो है सिस्टर्न को 110 मिनट में भर देता है, तो भाई सिस्टर्न की कैपेसिटी हो जाएगी 110 इंटू 1, ठीक है। और दोनों को भरना है, तो 21 + 2 22, ठीक है। बात खत्म। पाँच मिनट में भर देंगे 10/2, ठीक है। इसमें तो और कुछ है नहीं समझना है। रेडिया ऑफ टू कोन्स दे रखा है, रेशियो 2:5, वॉल्यूम्स का रेशियो 3:5 दे रखा है। हाइट्स का पूछ रखा है, ठीक है। पता है हमको वॉल्यूम क्या होता है, 1/3πr² कोन के लिए, ठीक है। कोन ऐसा होता है, इसका वॉल्यूम ये होता है, इसको ये इसका रेडियस होता है, इसको इसका स्लैंट हाइट बोलते हैं और इसको इसका हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो L² प्लस सॉरी L² इक्वल टू R² + H², ये भी एप्लीकेबल होता है। उसके बाद इसका CSA या फिर LSA दोनों ही πRL होता है, और TSA πRL + πr², ठीक है। नीचे वाला ये, इसमें से πr लोगे तो L + R। इतना पता होना चाहिए कौन के बारे में। अभी रेडियस का रेशियो दे रखा है, वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है। रेडियस का रेशियो इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू H1 डिवाइडेड बाई 25 इंटू H2, ठीक है। और वॉल्यूम कितना है 3:5 का। बस यहाँ से H1/H2 निकल जाएगा, H1/H2 निकल जाएगा। 3 × 5 × 25/4, 3.5 इंटू 25/4, 15/4, ठीक है। इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बेसिकली अलजबरा से पिक कर रखा है। जब भी ऐसा कुछ दिखे, इसका रिलेशन A + B होल क्यूब से होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A³ + B³ + 3AB इंटू A + B। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो A³ + B³ + 3A² B + 3AB², ठीक है। ये फार्मूला काफ़ी जगह यूज होता है, यहाँ भी यूज़ कर रखा है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो x³ दिख रहा है यहाँ पे, और ये 125 5 का क्यूब दिख रहा है। ध्यान से देखोगे तो ये 15x² कुछ नहीं 3A² B है, 3 इंटू x² इंटू 5 है, और ये है 3AB²। तो सिमिलरली मतलब बेसिकली ऊपर में x + 5 का होल क्यूब लिख रखा है, ठीक है। नीचे में क्या लिख रखा है, x² - 25, यानी कि x + 5 इंटू x - 5, A² - B², ठीक है। x + 5 इंटू x - 5 और मल्टीप्लाई में एक x - 5 है, ठीक है। ये इससे ख़त्म, और ये यहाँ पे बचेगा x + 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन में उसका एक्सपेंडेड वर्जन है, ठीक है। उसको करोगे तो x² + 5² + 10x, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैल्यू ऑफ k इफ, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक बनेगा, और उसके बाद k को सॉल्व करोगे तो k का 2 वैल्यू जाएगा, ऑप्शन में 2 वैल्यू दे रखा है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके पुट भी कर सकते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बेसिकली ये क्या लिख रखा है, ये लिख रखा है 11k - 9 अपॉन 36 - 35 1 + k², ठीक है, इक्वल टू 1। अब पुट कर लेते हैं कि अगर 1 पुट करेंगे तो 11 - 9 2, और 1 + 1 2। फर्स्ट में सेटिस्फाई कर गया। 10 पुट करेंगे तो 110 - 9 111, और सॉरी 101, और नीचे 101, ठीक है। 1 और 10 में सेटिस्फाई कर गया, बात खत्म। पुट भी कर सकते हो। अगर आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक बना लो, बन जाएगा। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11k - 9 इक्वल टू k² + 1। तो एक तरफ लाओगे तो क्या बनेगा, k² - 11k + 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो इसका दोनों रूट्स पॉजिटिव होगा, ठीक है। और
प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए 10 और सम होना चाहिए 11, तो 10 और 1 ऐसे भी आ गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक में इसके अलावा तो और कुछ ज़्यादा है नहीं। Let of the center of circle A, B and C D so the two parallel chords on the same side of the radius OP is perpendicular. Okay, 10 24 PQ 7 डायमीटर पूछ रखा है। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन अगर आपको एक बार दिख गया तो तुरंत मार्क कर सकते, जैसे कि मुझे देखते ही पता है कि क्या पूछ रखा है, डायमीटर पूछ रखा है ना, तो इसका आंसर 26 है। ठीक है, बट एक बार समझ लो इसको करते कैसे हैं और इसका पूरा लॉजिक क्या है। एक सर्कल है, ठीक है, ये उसका सेंटर है। अब उसने बोला कि भाई दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं ऑन सेम साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन सेम साइड। ठीक है, सेम साइड, सेम साइड, तो बना दो भाई सेम साइड पर दो पैरेलल कॉर्ड्स, बना दिया। ठीक है, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी। ठीक है, यहाँ ये है सेंटर ओ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा दिया दोनों पे। ठीक है, ये दोनों पे ही परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, अभी बोल दिया कि ए बी 10 दे रखा है, सी डी 24 दे रखा है। ओके, सो ये वाला पी है, ये वाला क्यू है, पी क्यू, यानी कि ये वैल्यू 7 दे रखा है। ठीक है, ए बी 10 दे रखा है, सी डी देखो ए बी ये पूरा 10 दे रखा है, ये पूरा ही 10 दे रखा है, तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये 5 होगा, और ये पूरा ही 24 दे रखा है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये 12 होगा। ठीक है, तो ये दे रखा है 5 और ये दे रखा है 12। ठीक है, अब ध्यान से देखने वाला समझने वाला बात यह है कि अगर यहाँ से मैं एक लाइन मिलाऊँ और मैं ये लाइन मिलाऊँ, ठीक है, ये दोनों ही रेड लाइंस जो है, दोनों ही रेड लाइंस सर्कल के रेडियस हैं, दोनों इक्वल होंगे, दोनों की वैल्यू आर के इक्वल होगी। ठीक है, लिख देते हैं। अभी एक और बात, यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, दो डिफरेंट राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। अब इतना देने के बाद हमारा पहला काम होता है रेडियस निकालने का। रेडियस निकालने के बाद वो कुछ भी पूछ सकता है, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफेरेंस, सर्कल का एरिया, कुछ भी पूछ सकता है, बट हमारा पहला काम होता है रेडियस निकालने का। तो निकालने के लिए सबसे पहले ये जो डिस्टेंस है ओपी, उसको हमें कुछ मानना पड़ेगा एक्स। ठीक है, ओपी को एक्स मानोगे और पहले ऊपर वाले सर्कल में पाइथागोरस लगाओगे, तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें लाएंगे पाइथागोरस, क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या बन गया, एक्स प्लस 7 बन गया, ये एक्स है और ये 7 है, तो एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, अभी ये दोनों ही वैल्यूज़, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, ये दोनों ही आर स्क्वायर के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होगा, ये दोनों आपस में भी इक्वल होगा। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू एक्स प्लस 7 होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x, ये हो गया एक्स प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, 40 20 60 और 14 74। ठीक है, तो 14x प्लस 74, ये है 144 के इक्वल, उधर जाएगा तो 4 खत्म, 14x इक्वल टू 70 या x इक्वल टू 5। तो इससे हमें यह पता चला कि ये जो वैल्यू है, जो हमने x मान रखा है, वो एक्चुअली 5 है। ठीक है, अब जब हमें x मिल गया है तो हम वापस से इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। ठीक है, ये 5 है, ये 12 है, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो आर आएगा। ठीक है, ये कुछ नहीं बट 13 होता है, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए 5 12 और 13 ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आर निकल गया, यहाँ से पाइथागोरियन डाला, यहाँ से आर इक्वल टू 13 आया। ठीक है, और पूछा क्या है, डायमीटर, तो 26। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए और एग्ज़ाम में आने वाले ऐसे 50% क्वेश्चंस के लिए हमें इतना कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि अगर एग्जामिनर चाहता है कि आप इस क्वेश्चन को जल्दी मार्क करके निकलो, तो इसमें एक छोटा सा नोटिस करने वाला बात है। देखो ध्यान से, क्या देखो, ये जो ट्रायंगल है, इसमें इस ट्रायंगल में ये साइड 13 है, ये साइड 12 है और ये साइड 5 है।
ठीक है। और जो ये ट्राइंगल है, इसमें ये साइड 13 है, ये साइड 12 है और ये साइड 5 है। ये 12 कैसे है, 7 और 5 12, ठीक है। ये साइड 12 है। तो बेसिकली एग्जामिनर ने सेम ट्राइंगल को ही थोड़ा रोटेट करके यूज़ कर लिया है, ठीक है। दोनों ही ट्राइंगल सेम है, बिल्कुल सेम ट्राइंगल है, उसने रोटेट करके यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो जैसे ही मुझे ये बात पता चला कि उसने सेम ट्राइंगल को रोटेट करके यूज़ किया है, तो मेरे लिए आंसर मार्क करना बहुत ईजी हो जाएगा विद इन सेकेंड्स। बट ये बात पता कैसे चलेगा? देखो, अगर सेम ट्राइंगल को यूज़ करेंगे ना, तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, ठीक है, ये हमेशा 12 और 5 का डिफरेंस आएगा, 7, ठीक है। 12 और 5 का डिफरेंस 7, ये हमेशा आएगा डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सेम ही तो ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल का जो साइड है 12, वो इस ट्राइंगल का साइड 12 है। इस 12 में अगर ये साइड ऑलरेडी 5 है, क्यों? क्योंकि ये साइड 5 है, तो इसको 5 होना ही पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, इसको हमेशा 12 और 5 का डिफरेंस यानी कि 7 होना पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ तब होता है जब एग्जामिनर ने सेम ट्राइंगल को यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो इसका कन्फर्मेशन क्या है कि अगर 12 और 5 का डिफरेंस 7 यहाँ दे रखा है, इसका मतलब एग्जामिनर ने सेम ट्राइंगल यूज़ कर लिया है। जैसे ही आपको ये बात पता चला, ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। देखो, यहाँ सी डी का आधा 12, ए बी का आधा 5, दोनों का डिफरेंस 7 वही दे रखा है क्वेश्चन में, 7 पी क्यू। इसका मतलब सेम ट्राइंगल को घुमा के यूज़ किया है। तो अब कोई पॉइंट नहीं है आगे क्वेश्चन पढ़ने का। 5 और 12, इन दोनों के लेग से हाइपोटेनस क्या बनता है? 13, क्योंकि 5 12 और 13 यही तो ट्रिपलेट होता है। ये 13 क्या है? हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस ही सर्कल का रेडियस होता है। तो सर्कल का रेडियस 13 आ गया, डायमीटर 26 आ गया, बात खत्म। इतना पूरा नहीं करना होता है अनटिल एंड अनलेस उसने कोई डिफरेंट ट्राइंगल नहीं यूज़ किया हो। और मोस्टली एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मोस्टली वो सेम ट्राइंगल ही यूज़ करता है। अगर डिफरेंट ट्राइंगल यूज़ कर लिया तो ये करना पड़ेगा, और ये भी करने में ज़्यादा टाइम लगता है। ये भी 1 मिनट में हो जाता है, 1 से 1.5 मिनट में हो जाता है, ठीक है। बट अगर सेम ट्राइंगल यूज़ किया हो तो दिस इज़ नॉट इवन अ 10 सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, आफ्टर यू हैव डन रीडिंग द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोसेक थीटा 5/3 दे रखा है। तो सबसे पहले तो अगर कोई भी एक टी रेशियो दे रखा हो, कोई भी एक टी रेशियो, तो उससे बाकी का 5 टी रेशियो लिखना हमें आना चाहिए। कैसे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के। देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको थीटा माना, उसने कोसेक थीटा 5/3 दे रखा है, यानी कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर 5/3 लिखा है, तो यहाँ पाइथागोरस लगाओगे, ये 4 आ जाएगा। नाउ यू हैव ऑल द 3 साइड्स, नाउ यू कैन राइट ऑल द 6 टी रेशियोज बाई योरसेल्फ, ठीक है। तो either you write all the t ratios, you put the value of sec square theta, cot square theta, okay, and do all this calculation, you will still get the results. But if you have some basic understanding of trigonometric identities, so you will be able to see this is sec square theta minus 1, this is nothing but tan square theta, okay, and this is multiplied by cot square theta here. Tan square theta and cot square theta are reciprocals, so if you multiply reciprocals you get 1, okay. So basically up till here it is nothing but 1 into 1 plus cot square theta, okay. Now 1 plus cot square theta is what? 1 plus cot square theta is nothing but cosec square theta, okay. So उसने cosec दे रखा है भाई, और cosec स्क्वायर पूछ रखा है। अगर तुमको आइडेंटिटीज़ पता है तो ये बात तुम फिगर आउट कर लोगे 20-25 सेकंड में। तो इसका स्क्वायर करो और आगे बढ़ो, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ 2 रेडियाई, ओके, डी सी टी टी सी, ठीक है। देख, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक तरह का टिपिकल क्वेश्चन है और सर्कल्स में काफ़ी बार पूछा गया है। डी सी टी टी सी टी में ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूलाज होता है। बट एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले डी सी टी का फॉर्मूला क्या होता है? डी सी टी मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डी सी टी मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। डी सी टी का फॉर्मूला होता है √/(d² - r1 - r2 होल स्क्वायर, और टी सी टी का होता है √(d² - r1 + r2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसके अलावा ये जान लो कि ये 2 सर्कल्स हैं, ठीक है, ये हैं 2 सर्कल्स भाई। तो दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है, एंड दीज आर देयर रेडियस। तो या तो क्वेश्चन में बोल देगा कि सर्कल्स डू नॉट टच ईच अदर, ठीक है, या फिर आपको लॉजिकल कॉमन सेंस ड्राइव करना पड़ेगा। अगर
R1 प्लस R2, ठीक है, ये छोटा है D से, इसका मतलब सर्कल्स टच नहीं करते। अगर R1 प्लस R2 ये D के बराबर हो जाए, इसका मतलब सर्कल्स जस्ट टच करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो सर्कल्स जस्ट टच करेंगे, और फर्दर अगर ऐसा हो जाए तो R1 प्लस R2 अगर D से बड़ा हो जाए, इसका मतलब सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। पहले तो ये बात जानना चाहिए, उसके बाद आपको ये दोनों फार्मूला जानना चाहिए, ठीक है। और एक और बात जानना चाहिए, अगर सर्कल्स देखो, अगर दो सर्कल्स हैं जो टच नहीं करते, तो ये दो बनेगा DCT और ये दो बनेगा TCT, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे दो DCT प्लस दो TCT, ठीक है। अगर जस्ट टच कर गए, यानी कि अगर ऐसा बन गया, ठीक है, तो ये DCT तो बनेगा ही और ये DCT बनेगा, बट TCT एक ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो DCT प्लस वन TCT, ठीक है। और अगर क्रॉस कर गए तो DCT दो रहेगा ही, बट TCT गायब हो जाएगा, तो दो DCT बट नो TCT, ठीक है। ये जानने वाला बात है। कितने बार पूछ चुका है, सर्कल का रेडियस दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, और पूछ लिया नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट्स। तो ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। उसके अलावा फिर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में दे रखा है सर्कल का रेडियस 22 है और 10 है, और डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल्स 37 दे रखा है, ठीक है। पूछ के रखा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट MQ की वैल्यू पूछ रखा है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स 37 है और रेडियस का सम 32 है, इसका मतलब सर्कल्स टच नहीं करते हैं, ठीक है। DCT का डायरेक्ट फार्मूला में डाल दो, √D² यानी कि 37² माइनस R1 माइनस R2 यानी कि 22 माइनस 10 यानी कि 12², ठीक है। A² माइनस B² यानी कि A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A प्लस बी कितना हो जाएगा 30 40 और 7 to 9 49 इंटू 37 27 माइनस 2 25, ठीक है, यानी कि 7 इंटू 5 35, ठीक है, इजी। इन सर्कुलर रेस सेम डायरेक्शन, ये तो सिंपल रिलेटिव स्पीड का है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होना है 840 मीटर, और सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 6 का 14 टाइम्स और 0 140, ठीक है। ये तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखने का नहीं है। सर्कुलर रेस, सर्कुलर रेस ये अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, इससे कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आता है, कभी क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे हम लोग। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। R pays ₹100 to P, ठीक है। 5 2 और 1 का सिक्का यूज़ किया, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यूज फॉर, ओके। ओके, ये बोलता है कि टोटल 100 रुपये है, 5 2 और 1 का सिक्का यूज़ हुआ है, ठीक है, और टोटल कॉइन्स 40 हैं, तो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स पूछ रखा है। इसमें इक्वेशन तो दो ही बन रहा है, वेरिएबल 3 है, और कुछ दिया है क्या? ओके, x प्लस वाई प्लस जेड, टोटल 40 कॉइन्स है। 40, अगर मान लिया मैंने कि इसका भाई इसका x है, इसका y है और इसका z है, तो वैल्यू क्या होगा 5x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 100, ठीक है। दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल, और कुछ दिया होना चाहिए। ओके, ठीक है। देखो, दो इक्वेशंस, तीन वेरिएबल, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तीन वेरिएबल सॉल्व करने के लिए वी नीड 3 इक्वेशन, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दिस इक्वेशन मैथमेटिकली। बट द पॉइंट इज, if we are going to solve it mathematically, x y and z can take any values, ठीक है। x can be 1.2 2.5 3 3.5, similarly y z can take any values, but in this particular case we are talking about coins, so coins will always have integral values. You can have one coin or you can have two coin, you cannot have one and half coin, okay. So we'll use that logic to reduce, and then
I think then we'll have to use hit and run method. Let's see how it goes. So this is the first equation, this is the second equation. Once we subtract the first equation from the second equation, we get 5x minus x, that is 4x, 2y minus y, that is y, and z minus z is 0, equal to 100 minus what is 60. Okay, so we get 4x plus y equal to 60. Okay, so now we have to keep in mind that x and y are both coins, so x and y should both be integers, and okay, x and y should both be integers first of all, and x and y should both be positive, and neither of them can be जीरो, बिकॉज ऐसा नहीं बोला है कि उसने बोला है कि 5 2 और 1 का कॉइन यूज़ हुआ है. अगर एक्स और वाई में से कोई एक जीरो हो जाएगा तो वो कॉइन यूज़ ही नहीं होगा. ठीक है, तो बेसिकली एक्स और वाई जीरो भी नहीं हो सकते हैं, नेगेटिव भी नहीं हो सकते हैं, और फ्रैक्शन भी नहीं हो सकते, पॉइंट भी नहीं हो सकते हैं. ये तीनों कंस्टेंट है क्योंकि कॉइन्स की बात कर रखी है. अगर ये कॉइन्स की बात नहीं कर रखा होता तो ये क्वेश्चन मैथमेटिकली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमेशा ये जान लो कि यू ऑलवेज नीड 3 इक्वेशंस टू सॉल्व 3 वेरिएबल्स. जैसे यू नीड 2 इक्वेशंस टू सॉल्व 2 वेरिएबल्स. ठीक है, तो बट अभी ये पॉसिबल है सॉल्व करना. सबसे पहले तो पॉजिटिविटी वाला कंस्टेंट ला के देखते हैं क्या मिलेगा. यहाँ से आपको अगर आप y की वैल्यू लिखने जाओ तो y इक्वल टू 60 माइनस 4x मिलेगा. ठीक है, अब y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और y इंटीजर भी होना चाहिए. तो इंटीजर तो मिल रहा है, बट पॉजिटिव होने के लिए 15 4 जा 60, पॉजिटिव होने के लिए y की वैल्यू 15 से कम होनी चाहिए. ठीक है, यानी कि 14, सॉरी x की वैल्यू, y पॉजिटिव होने के लिए x की वैल्यू 15 से कम होनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू हम 14 से पुट करना स्टार्ट करेंगे. हमसे पूछ के रखा है नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन. ओके, सो हाँ, इससे क्वेश्चन खत्म हो गया. सिर्फ क्वेश्चन इससे ही खत्म हो गया. हमें इंटीग्रल वैल्यू वाला कंस्टेंट नहीं लगाना पड़ा. हमें पता चला कि भाई x की वैल्यू 15 से कम होनी चाहिए. ठीक है, 15 से कम एक ही ऑप्शन है भाई यहाँ पे. बट अगर ऑप्शंस होता 15 से कम वाला, तो फिर कैसे करते. यहाँ पे x को लिखते 60 माइनस वाई अपॉन 4. ठीक है, उसके बाद जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे होते जो 15 से कम है उनको एक करके हम यहाँ पे पुट करते. ठीक है, और हर x के लिए हम y निकालते. जिस x के लिए y इंटीजर आ जाता ना, जिस x के लिए y इंटीजर आ जाता वो सेटिस्फाई हो जाता, और जिस x के लिए y फ्रैक्शन आता वो सेटिस्फाई नहीं होता. ऐसे बनता है ये कॉइन्स वाला क्वेश्चन. ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा दिमाग लगाने वाला. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इलेक्शन का क्वेश्चन है. इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 5% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड व्हाइल ऑल द वैलिड वोट्स वर कास्ट इन द फेवर ऑफ आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स. ओके, ठीक है. y% 10% इनवैलिड 59.375%. क्या इसको 60% अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं? 60% अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्लोज है. यहाँ पे 0.4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 0.4 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 0.3 का. ऑप्शंस क्लोज है, इसको अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते हैं. ये कोई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन भी नहीं है एज फार एज आई रिमेंबर. ये 14 2/3 का 4 टाइम्स 56 नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. तो इसका एक बार निकालना पड़ेगा फ्रैक्शन. देखते हैं. 59375 अपॉन 3 जीरो आएगा डेसिमल के लिए और 2 0% के लिए. 1 2 3 4 5 जीरो आएगा. ये फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा. सीधे मल्टीप्लाई कर दे क्या? नहीं, सिंप्लीफाई हो जाएगा. ये 25 से कटेगा. ओके, 125 का डिविजिबिलिटी मिलेगा इस पर. देखो लास्ट 3 डिजिट जो है ना 375, ये 125 से कट रहा है और यहाँ पे 3 जीरो है, तो ये पूरा 125 से भी कटेगा. ठीक है, ये पूरा 125 से भी कटेगा, और शायद 625 से भी कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 जीरो तो है.
ऊपर में 9375 125। हम्म 125 से ही काटते हैं। 8 बार में 1800 और 125 से 4 बार में 500 937 7 बार में 5 बार में 475 अपॉन 800। ठीक है, ये 25 से एक बार और कटेगा। 25 19 अपॉन 3 बार में 19 अपॉन 32। ओके, सो ये लंबा चौड़ा कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा, किसी किसी क्वेश्चन में करना पड़ता है। सो बेसिकली ये 59.375% का फ्रैक्शन 19/32 है। इसको इधर लिख लो यार साइड में। ठीक है, ये 19/32 है। अब उसने बोला कि भाई ये 2 कैंडिडेट है, डिक्लेयर्ड, इलेक्टेड। अच्छा, मतलब जो जीता वो 2484 वोट जीता। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल वोट देखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई पूछ रखा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ 59.37 ये क्वेश्चन ईजी है। देखो टोटल कितने हैं, 16,000। इसमें से y% ने वोट नहीं दिया, कितनों ने दिया, 100 माइनस वाई अपॉन 100, कितनों ने दिया। ठीक है, इसमें से 10% ने इनवैलिड वोट दिया, कितनों ने वैलिड दिया, 90% ने। खत्म। अभी उसमें से 19/32 मिला भाई विनर को। ध्यान देना, ये ध्यान देने वाली बात है। 19/32 विनर को मिला, तो भाई लूजर को क्या मिला, लूजर को मिला 32 में से 19 इसको मिला, तो 13 इसको मिला, 13। तो डिफरेंस कितने का आया, 6/32 का, है ना, 13 6 19। तो जब भी कोई इलेक्शन जीतता है डिफरेंस ऑफ वोट से, तो वहाँ पे डिफरेंस ही लेते हैं, तो इंटू 6/32। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है 2484। ठीक है, अभी ये 3 0 16 से 32 तो 3, तो बेसिकली 2484 बाई 9 इंटू 3, 9 से 9 2 बार में 18, 68 9 63। ठीक है, 3 से 9 बार में 2 बार में 92। ठीक है, यानी कि 100 माइनस वाई भाई आ गया 92, तो वाई की वैल्यू 8%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बस इसकी वजह से कैलकुलेटिव था। ये अगर ध्यान रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि एक बार ऐसे पूछ चुका है तो हो सकता है आगे भी पूछ दे। 59.375%। ठीक है, ये होता है 19/32। अभी मोहन बोरोज सम ऑफ इतना सिंपल इंटरेस्ट पे फर्स्ट ईयर के लिए रिपेज। ओके, मोहन क्लियर सॉल्व पेंडिंग ड्यूज एट द रिपेज। अच्छा, प्रिंसिपल से लौटाया है इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। ये भी एक और कैलकुलेटिव क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं करने का, फर्स्ट अटैम्प्ट में छोड़ देते हैं। बट अभी तो हम लोग सभी कर रहे हैं, तो लाइन से ही करेंगे, देखते हैं। एक सम बोरो किया है भाई मोहन भाई ने, और उसका एनुअल रेट है 20%। बट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात, सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट की खास बात क्या होती है, पहले साल का इंटरेस्ट का हिसाब पहले साल में खत्म, उस पर दूसरे साल इंटरेस्ट नहीं लगता है। यही है सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसने कुछ पैसा दे दिया, बट प्रिंसिपल, ठीक है, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल रिटर्न। मतलब उसने पैसा दिया और बोला कि भाई ये जो मैंने दिया है ना पैसे, उसको तुम प्रिंसिपल से सब्ट्रैक्ट कर दो, इंटरेस्ट नहीं दे रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल दे रहा हूँ, ऐसा बोला उसने पहले साल के एंड में। उसके बाद फिर दूसरे साल जब आएगा तो कुछ फुल एंड फाइनल पेमेंट करेगा और मामला सेटल कर देगा। तो समझने वाली बात यह है कि वो दूसरे साल जब आएगा तो कितना पेमेंट करेगा, वही पूछ रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अभी दूसरे साल जब वो आएगा तो क्या क्या पेमेंट करेगा, वो पहले साल का इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, क्योंकि उसने तो भाई दिया नहीं, दूसरे साल का इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। ठीक है, और जो प्रिंसिपल बच गया होगा वो ही पे करेगा, तभी तो मामला सेटल होगा। ठीक है,
देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी सिर्फ ऐसे ही कैलकुलेटिव दे रखा है और ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं लगा इस क्वेश्चन का। तो 4,22,000 रुपये का उधार ले लिया है भाई ने। 422,092, ठीक है। इस पर पहला साल 20% लगेगा इंटरेस्ट, तो यानी कि इसका 10% का दोगुना कर दो, 2 × 42209, ठीक है। .2 इतना पैसा लगेगा भाई पहला साल में इंटरेस्ट। ये कितना होता है, 42,209 का दुगना 84,418.4 भाई। ये हो गया उसका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। बट वो जब फर्स्ट ईयर के बाद पेमेंट करना आएगा ना, तो वो इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। बोलेगा कि भाई ये इंटरेस्ट अभी नहीं पे करना है, ये इंटरेस्ट पे करना है बाद में, अभी का पैसा तुम प्रिंसिपल से माइनस करो। तो कितना पे किया उसने, 21,679। फॉर सम रीज़न उसने ये एग्जैक्ट अमाउंट पे किया, 21,679, 679, ठीक है। तो अभी कितना बच गया प्रिंसिपल, 12 में से 9 जाएगा 2, ये हो गया 8 में 7 गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 4। कुछ इतना अमाउंट बच गया नया साल का प्रिंसिपल, ठीक है। अभी सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिर्फ इस प्रिंसिपल पे अगले साल लगेगा इंटरेस्ट कितने का, 20% का, यानी कि 10% का दुगना। तो 2 × 4,0,0,4,1.2, ठीक है। 40,041 का दुगना, ठीक है, यानी कि 80,082.4। ये हो गया भाई का दूसरे साल का इंटरेस्ट, ठीक है। ये हो गया SI2। अब जब वो आएगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने, तो उसको क्या क्या देना पड़ेगा, ये वाला प्रिंसिपल, ये फर्स्ट का इंटरेस्ट और ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। तो बस जोड़ दो, 400,412, 84,418, 84,418, .4, ठीक है। एक मिनट, यहाँ 12 में से 9 गया 3 होगा भाई, होगा ना। ओके, तो ये यहाँ पे 3 होगा, तो ये यहाँ पे 6 होगा, ठीक है, यहाँ पे 6 होगा। ओके, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल पहला साल का इंटरेस्ट और 80,082.6, ये मेरे को याद आ गया 6 होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पहले बनाया था। तो बेसिकली ये जो है ना, 0.4 और 0.6 मिला के एक होल बन जाता है, क्योंकि पूरा आंसर देखो, आंसर में कहीं पॉइंट नहीं है, ठीक है, इसलिए वो गलती पकड़ में आ गया। तो बस जोड़ना है, ये 0 इधर, 8 2 10, और कुछ तो गड़बड़ हो गया यार। अरे 4041 है, ठीक है। 8 2 10 3 13, 8 2 10 1 11, 4 8 1 9, 4 5 6 4 9 1 4.0, ठीक है, बेसिकली ये वाला। तो मेरा कैलकुलेशन का हालत एकदम टॉप नॉच है, ठीक है। तो ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन वही कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² - 9 प्लस, ठीक है। ये तो ऊपर में a² - b², ये मतलब ये तो x+3 × x-3 लिख रखा है। x-3 कट हो जाएगा इससे, तो x+3 बचेगा, इसमें तो कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है, ठीक है। राजेश इन प्रिंटिंग प्रेस गॉट एन ऑर्डर टू प्रिंट सम बुक्स, आउट ऑफ विच ही कंप्लीटेड इतना है
ओके, एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन होता है, यहाँ पे टाइम तो नहीं दे रखा है। ओके, एफिशिएंसी और वर्क का रिलेशन पे ये क्वेश्चन बनेगा। एफिशिएंसी और वर्क का रिलेशन डायरेक्ट होता है। सो बेसिकली अगर एफिशिएंसी डबल कर दें तो वर्क भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 17/27 काम खत्म किया उसने 34 डेज़ में। ठीक है, हमें चाहिए कंप्लीट इंटायर, यानी कि हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो इसको 27/17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे 27/17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 17 2 बार में जाएगा 54। ठीक है, सिंपल। ग्रोसर प्रोफेसर टू सेल राइस एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फेक वेट 870 ग्राम। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भाई वो जो शॉपकीपर जितना चिपका रहा है ना कस्टमर को, वो उसका सीपी होता है, और जितना बोल के चिपका रहा है वो उसका एसपी होता है। बस इतना ही पता होना चाहिए। यहाँ पे सीपी एसपी लिखो। प्रोफेसर टू सेल एट कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी और एसपी का रेशियो 1:1, ऐसा वो बोल रहा है कि भाई मैंने जितना में खरीदा उतना में ही बेच दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ प्रॉफिट होता ना तो यहाँ पे लिखते सीपी और एसपी का रेशियो। यहाँ पे अगर वो बोलता कि भाई मैं तो लॉस में बेच रहा हूँ तो सीपी और एसपी का रेशियो लिखते एक्चुअल जो होता, बट यहाँ पे उसने सेम बता दिया है तो 1:1। ठीक है, फेक वेट यूज़ किया 870 ग्राम, ये 870 ग्राम है ना, ये उसका सीपी होगा, उसका इतना एक्चुअली गया, और उसने कॉस्ट कितना लिया 1000 ग्राम का, ये उसका एसपी होगा। बात खत्म। 87 का सीपी, 100 का एसपी, कितने का प्रॉफिट हुआ, 13 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ 87 पे हुआ, इंटू 100, यही निकालना है। इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं ये तो आसान है। सबसे पहला बात कि ये 13 से तो ज़्यादा ही होगा, 13 से ज़्यादा होगा, 13 से ज़्यादा होगा, इन दोनों में से कोई होगा, देख लेते हैं। सबसे पहले इसको 100/87 इंटू 13 लिख दो। ठीक है, फिर ये 87 को 87 इंटू 1 प्लस 13 लिख दो, इंटू 13 लिख दो। ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है। तो कितना बन गया, 13 का 13, और ऊपर में बन गया 169/87। अब ये इसका दुगना है क्या, 160, दुगना से थोड़ा सा कम है, मतलब 13 में 2 नहीं जुड़ पाएगा, 13 में 2 से थोड़ा कम जुड़ेगा, यानी कि 14 पॉइंट समथिंग समथिंग ये होगा। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड, 5 बच्चों का। ठीक है, ये दे रखा है। ओके, हु ऑब्टेन्ड 79% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो ठीक है, इसमें तो आउट ऑफ 100 है, इसमें तो आउट ऑफ 100 मतलब टोटल मार्क्स सेम है, तो इस पर आराम से डेविएशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो या तो 79 पे डेविएशन लगा दो जहाँ पे 79 पे 0 आ जाए, या फिर थोड़ा बेटर अप्रोच, देखो 80 पे डेविएशन लगाना कैलकुलेशन के हिसाब से ईजी रहेगा। ठीक है, तो 80 पे डेविएशन लगा दो, बट अगर 80 पे डेविएशन लगाओगे तो तुम्हारा एक्चुअल आंसर तो 79 है, तो तुमको डेविएशन चाहिए -1 का। ठीक है, लगा दो 80 पे डेविएशन। तरुण के लगाते हैं, तरुण के लिए 65 है ना, तो -15 + 0 -5 + 5 + 10। ठीक है, ये ख़त्म। -5, टोटल कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, -1 का डिवीजन आ गया। ठीक है, इसका मतलब तरुण ही है भाई जिसको 79% मार्क्स रखा है, तरुण। ठीक है, ख़त्म। तो यही क्वेश्चन है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम किया है। ठीक है, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।